नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर से स्पेशल ट्रेन के जरिए टाटानगर पहुंचे लोग। जिला प्रशासन से विशेष सुविधा के साथ सभी मजदूरों को पहुंचाया घर। सरकार की व्यवस्था से खुश दिखे मजदूर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी। बिहार की सियासत में एक बार फिर दिखी गर्माहट। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दी नसीहत। बाढ़ के अथमलगोला में मजदूरों को खाना न मिल पाने की वजह से मजदूरों ने किया हंगामा। दोपहर का खाना देर से आने की वजह से मजदूरों में रोष। सरकार की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। और कोटा से ट्रेन के जरिए अपने घर पहुंचे सभी छात्रों ने सुनाई आप बीती। ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह लाए जाने पर जताई नाराजगी। पीने की पानी की भी नहीं थी व्यवस्था। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दिल का दौरा पड़ा है। ये बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष को अब रिम्स में भर्ती कराया गया है। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की सिचुएशन फिलहाल नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि नाजुक स्थिति उनकी है। रिम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है और रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें भर्ती कराया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दिल का दौरा पड़ा है और प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल रिम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक बताई जा रही है उनकी। साथ ही रिम्स के डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। ऐसे में झारखंड की सियासत में इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दिल का दौरा पड़ना, उसके बाद इलाज के लिए उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये देखने वाली बात ये होगी कि फिलहाल उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है, क्या अभी भी नाजुक स्थिति है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें भर्ती कराया गया है रिम्स के। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रांची संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, फिलहाल कैसी स्थिति बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बताई जा रही है? उनकी स्थिति जो है अभी फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन जैसे ही उनका हार्ट अटैक का जो खबर आया लोगों को जैसे ही पता चला, वैसे ही लोगों ने उनसे मिलने और उनकी जो स्वास्थ्य है उसकी अच्छी कामना के लिए भगवान से प्रार्थनाएं करने शुरू कर दी। हालांकि अभी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल जरूर बताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ अभी मुख्यमंत्री भी रिम्स पहुंचे हैं। वहां पर पहुंच के दीपक प्रकाश की जो हालत है उसकी जानकारी ले रहे हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही यह साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है कि दीपक प्रकाश की इलाज में जो कोई भी कमी ना बरती जाए, चाहे कोई भी जो लापरवाही है वो नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही दीपक प्रकाश को वहाँ एडमिट किया गया तो बिना देरी किए हुए डॉक्टरों ने दीपक प्रकाश का इलाज शुरू कर दिया। जी आदर्श। चंदन, कितने बजे उन्हें भर्ती कराया गया था? देखिए, ये 1 घंटे पहले की बात है। जब जैसे ही दीपक प्रकाश को हार्ट अटैक आया, वैसे ही उन्हें तुरंत ये बताया जा रहा है कि उनके घर में यह अटैक आया था। और उसके बाद जैसे ही वो तैयार हो रहे थे बीजेपी अपना दफ्तर जाने के लिए, कार्यालय उनका वो घर से कुछ ही दूरी पे है, तो दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी दौरान उन्हें यह अटैक आया। जिसके बाद से उनके लोगों ने, उनके परिजनों ने तुरंत आनंद फानन में रिम्स में एडमिट कराया। वहाँ पर उनका जो है इलाज सुचारू रूप से चालू किया गया। अभी फिलहाल जो है स्थिति उनकी स्टेबल जरूर बताई जा रही है, लेकिन चिंता की विषय बनी हुई है। ठीक है चंदन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और जिला प्रशासन ने उस समय राहत की सांस ली जब विशेष ट्रेन के द्वारा ये सभी टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा सभी मजदूरों के लिए विशेष इंतजाम किया गया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो और सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। बता दें कि यह विशेष ट्रेन सिकंदराबाद से चलकर 900 प्रवासी मजदूरों को लेकर टाटानगर पहुंची।
इस बीच मजदूर एक तरफ जहां परेशान नजर आए, वहीं सरकार प्रशासन के इंतजाम से संतुष्ट भी दिखे। लॉकडाउन में ऐसे काम बंद हो गया था, फिर क्या करेगा, फिर रूम में रहते थे। अच्छा, आने से पहले कोई जांच हुआ? हाँ, आने समय भी जांच हुआ। वहाँ पर कॉलोनी में तो रोज जांच होता था। नहीं लिया था, नहीं कुछ नहीं। पानी उन्हीं सब सुविधा दिया, खाना वाना के लिए सुविधा दिया, आने के लिए बस दिया। वहाँ खाना तो अपने पैसे से खाते थे और आने टाइम वो पूरा पुलिस वाला गाड़ी लेके आया, पूरा गाड़ी उड़ी बैठा है। 2 महीने से कैसे चल रहा है घर पे? नहीं, वहाँ कैसे खाना पीना चल रहा है? और खाना पीना और राशन पानी वो रूम वाला देता था, रूम मालिक देता था वो, बाकी और कुछ नहीं। कुल लगभग 900 हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं इस ट्रेन के माध्यम से, और इसमें अधिकांश पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिले के हैं, और संबंधित जिलों से बसेस भी यहाँ पर आई हुई हैं। और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग करने के बाद और उनके डिटेल्स एंटर करने के बाद उनको जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनके मदद से उनके बसेस तक पहुँचाया जा रहा है, और उसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। जी, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो भी मजदूर आए हैं उनके लिए पूरी सब्जी और पानी का बोतल इंतजाम किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां गोलीबारी की घटना में इलाजरत 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर गया से, यानी जिस तरीके से कोरोना के बीच भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, गोलीबारी की घटना हुई जिसमें इलाजरत 2 लोगों की मौत हुई है। गोलीबारी में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। ये पूरी खबर गया के कोंच थाना क्षेत्र के सिंधुआरी गांव की बताई जा रही है। पुलिस कैंप कर रही है। इलाके का माहौल अभी भी बताया जा रहा है कि तनावपूर्ण है, लेकिन इस गोलीबारी की घटना में जो 2 लोगों का इलाज चल रहा था उनकी मौत हो गई है, और अब इस पूरी घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में कैंप कर रही है और नजर बनाए भी हुए हैं। लगातार पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए होंगे, लेकिन अभी भी इलाके का माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है। कोरोना के बीच भी इस तरीके की झड़प, इस तरीके की गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। यानी एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसी वारदातों को भी अंजाम दिया जा रहा है। इस पूरी घटना में 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, और अभी जो खबर मिल रही है कि इलाजरत जिन 2 लोगों का इलाज चल रहा था उनकी मौत हो गई है। अब ऐसे में इलाके का माहौल भी पूरी तरीके से तनावपूर्ण बना हुआ है। वैसे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ भी जंग जारी है। इस बीच बिहार की सियासत में भी एक बार फिर गर्माहट देखने को मिली है। महामारी को लेकर सरकार की कथित खामियों को उजागर करने वाले प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने टेलीस्कोपिक राजनीति से बाज आने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि मोकामा में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली से बैठकर बिहार की कोरोना जंग की धार को तेजस्वी यादव कुंद करने की कवायद कर रहे हैं। टेलीस्कोपिक राजनीति से बाज आए तेजस्वी। ये जो दिल्ली से बैठ कर करके और बिहार को देख ले रहे हैं, ये बड़ा अजीबोगरीब बात है। आप बिहार आओ ना, आकर के देखो कि सरकार क्या काम कर रही है और संगठन के लोग क्या काम कर रहे हैं। भाजपा संगठन हो, जदयू संगठन हो, लोजपा संगठन हो, इसके कार्यकर्ता आज जन जन के बीच जाकर करके कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच राहत सामग्री बांट रहे हैं, और आप दिल्ली में बैठ करके राजनीति किए जा रहे हो। पहले तो आपने डॉक्टरों को भड़काने का कोशिश किया, जब उसमें सफल नहीं हुए तो फिर अब मजदूरों को भड़काने का काम कर रहे हो। भड़काने की राजनीति से बाज आओ। एक तरफ जहां लगातार सियासत देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ इस लॉकडाउन की स्थिति में भी अपराध कर्मियों के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी जो लगातार अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं वो अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के
विभूतिपुर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी की इस घटना में 4 महिला सहित 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि लोग घर के बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी आए और अचानक गोलीबारी की और वहां से फरार हो गए। घटना के बाद सभी का इलाज विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और अब छानबीन कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्य से बाहर फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस जाने की अनुमति दे दी है। इसी के तहत सभी को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन इंतजाम भी कर रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस पर कोई खास पहल करता नहीं दिख रहा है। मामला मधुबनी का है, जहां जिले के दूसरे प्रदेशों से छात्रों और मजदूरों का केंद्र सरकार से सहयोग से घर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके लिए मधुबनी शहर के वाटसन उच्च विद्यालय से बसों के द्वारा सभी को घर तक छोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसमें लापरवाही से बसों में ठूस कर लोगों को बैठाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ऐसे ही भेजने का काम किया जा रहा है। संक्रमण फैलाने वाली इस व्यवस्था पर एक परिजन ने सरकार और जिला प्रशासन की जमकर आलोचना की है। वहीं जिले से प्रवासी छात्र मजदूर को उनके गृह प्रखंड तक पहुंचाने का काम कर रही है। बस ड्राइवरों ने सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। और देखिए किस तरीके से सरकार प्रशासन के तमाम दावों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां प्रशासन उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। एक बस में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाना चाहिए, लोगों को सही सलामत उनके घर भेजा जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे करिएगा जनाब तो फिर प्रशासन कानून की तो धज्जियां उड़ा ही रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना तो कर ही रहा है, लेकिन इन लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। ढोल पीट रही है जो हम बच्चों के लिए बहुत व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं है। बच्चा रो रहा है, कर रहा है, बस का भी सही से व्यवस्था नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन नहीं हो रहा है। एक बस में सरकार फेल है, एक बस में लगभग पचम कोचाबात में भरा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? देवकांत साहब। लोग पे जो इसे रहता है, सब अपना अपना घर पे रहता है प्रशासन सब, तो कहाँ पे उतारेंगे? तो पैसेंजर सब हल्ला करता है, गाली गलौज देता है, जो हम लोगों को घर पे छोड़ दीजिए। अब इसे यहाँ पे कहता है जो घर पे नहीं छोड़ना है ब्लॉक पे उतारिए। तो हम लोग तो ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। ऊपर ही कहता है जो नहीं उतारेगा तो शीशा फोड़ देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। क्षमता है, MDI ऑफिस का आदमी है, सब रूम में गेट लगा हुआ है। इसके बाद डिस्पेंसर, उन लोग का कोरोना का शिकार कुछ मतलब अथी नहीं है, तो उन लोग का डर है। हम लोग जो 30 मतलब यहाँ 50 आदमी के लिए भैंसी जगह ये ठूस के लेके आते हैं, तो हम लोग का कोई डर नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं उसके बाद वहाँ पर आए, कम से कम पेट से भी गए, हम लोग खाना भी पीना नहीं मिलेगा। पैसा मांगते हैं तो कहता है पैसा नहीं हट गया। सुरक्षा का इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं है। रात में जो हम लोग जाते हैं ब्लॉक में, कोई रिसीव नहीं करता है। 12-1 बजे रात में जाते हैं तो कोई रिसीव नहीं करता है, और पैसेंजर सब झगड़ा करता रहता है, गाली गलौज करता है। पैसेंजर शीशा फोड़ देंगे, आबी जाबी करेंगे। क्या कहता है पैसेंजर मारपीट करता है ना रात में। सुशासन बाबू के तमाम दावों की पोल खोलता जिला प्रशासन नजर आ रहा है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि कैसे लॉकडाउन के बीच माओवादियों के हौसले बुलंद हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे।
दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए ही हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। एक तरफ जहां प्रशासन लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने में तैनात है, वहीं इस मौके का फायदा उठाकर माओवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लातेहार में ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां सीआरपीएफ जवानों की तत्परता से भाकपा माओवादियों का बड़ा बम प्लान फेल हो गया। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिले के नक्सल प्रभावित गारू प्रखंड में नक्सल अभियान के दौरान सीआरपीएफ 214 ए कंपनी ने जमीन में लगाकर रखे बम बरामद किए हैं। सीआरपीएफ कमांडेंट ऋषि राज के निर्देश पर जंगल में सर्च अभियान चलाए जाने के दौरान सुरक्षा बलों को यह सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ के मुताबिक डिफ्यूज किया गया बम काफी शक्तिशाली था। इसके अलावा मौके से 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट पाउडर भी जब्त किया गया है। वहीं लॉकडाउन का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट मजदूरों पर देखने को मिल रहा है। आर्थिक तंगी झेल रहे मजदूर बिना किसी संसाधन के भी अपने घर की ओर निकलने लगे हैं। ऐसा ही मामला सामने आ रहा है लातेहार के चंदवा से, जहां पतरातू एनटीपीसी प्लांट में काम कर रहे 22 मजदूर रेलवे पटरी के रास्ते उत्तर प्रदेश के रेणुकूट के लिए रवाना हो गए। मजदूरों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साधना प्लस से बातचीत में सरकार के द्वारा दी जाने वाली मदद को प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए कहा कि काफी प्रयास करने के बाद भी उन्हें मदद नहीं मिल सकी, जिसके बाद उन लोगों ने पैदल जाने का निर्णय लिया। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही लातेहार पुलिस मौके पर पहुंची और मेडिकल जांच के लिए सभी मजदूरों को सदर अस्पताल भेज दिया है। अब खबर साहिबगंज से है, जहां जनता घाट के सामने गंगा नदी के तट पर रविवार को अपहरण हुए झरना कॉलोनी इमली टोला निवासी राजू मंडल का शव शत विक्षत के रूप में गंगा नदी के तट से बरामद हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार राजू मंडल जमीन की खरीद बिक्री करता था और लगातार उनका आना क्षेत्र में लगा रहता था। हालांकि बीते दिनों से राजू मंडल गायब था। देर रात घर नहीं आने पर उसके परिजनों को चिंता हुई और उसके भाई द्वारा खोजबीन की जाने लगी। रात भर खोजबीन के बाद नहीं मिलने पर उनके परिजनों द्वारा नगर थाना में आवेदन देकर मामले की जानकारी दी गई, जिस पर पुलिस छानबीन में जुट गई और जांच के दौरान पुलिस को शव बरामद हो गया। घटना में मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने पहले राजू मंडल को गोली मारकर हत्या की, उसके बाद शव को शत विक्षत कर दिया और गंगा किनारे गाड़ दिया और इसके बाद वो फरार भी हो गए।
वहीं घटना के मामले में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना में संलिप्त 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 लोगों को पकड़ा है, जिसमें मुख्य अभियुक्त कुंदन यादव है, मानिक मंडल है और अन्य अभियुक्त हैं। उसका डिटेल हम आप लोग को दे देंगे। इन सभी के पास से 4 हथियार मिले हैं, 1 गुप्ती मिली है और मोबाइल बरामद किए गए हैं। और इन सभी का जो मृतक है उसके 100 भी बरामद कर लिया गया है आज गंगा के किनारे। और इस कांड का बहुत ही सफल उद्भेदन किया गया है। इनमें से कुछ अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है। उधर हजारीबाग जिले के केरेढारी प्रखंड के पचड़ा निवासी स्वर्गीय बूटक साहू की पत्नी रोकनी देवी की मौत बिजली की चपेट में आने से हो गई। आपको बता दें कि मृतक रोकनी देवी महुआ चुनने जंगल आई थी, जो गिरे हुए बिजली की तार की चपेट में आ गई। बीती रात आंधी पानी की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार टूटकर बिखरे पड़े हैं, लेकिन अब तक बिजली विभाग की ओर से बिजली के तारों को ठीक करने की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर यही हाल रहा तो आगे का परिणाम और भी बुरा हो सकता है। वहीं अब खबर लोहरदगा से है, जहां वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे और राज्यसभा सांसद धीरज प्रताप साहू भी उनके साथ थे। धीरज प्रसाद साहू इस मौके पर जिला परिषद में अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी में चलाए जा रहे राहत कार्य और स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी की गई। बैठक में डीसी आकांक्षा रंजन, एसपी प्रियंका मीणा, एसडीओ ज्योति झा और सिविल सर्जन विजय कुमार शामिल थे। प्रवासी मजदूरों के उनके घर तक पहुंचाने और जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और केंद्र सरकार से पीएम केयर फंड को पारदर्शी बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के घर वापसी में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी को लेकर नीति और नियत स्पष्ट करने की बात कही है। वहीं जहां विधायक सरयू राय शराब की होम डिलीवरी की बात कह रहे हैं, तो वित्त मंत्री भी शराब की बिक्री झारखंड में भी शुरू करने की वकालत कर रहे हैं। के अलावे कांग्रेस पार्टी भी कमर किए है कि हम लोग मजदूर को हर हालत में अपने अपने घर में देंगे, चाहे जहाँ भी फंसे हुए हैं, देश के अंदर जहाँ भी फंसे हुए हैं, हम लोग मजदूर को उनका घर पहुँचाने का जिम्मा हम लोग उठा चुके हैं। और इसका निर्देश हमारा आला कमान श्रीमती सोनिया गांधी से मिल चुका है और हम लोग उसका पालन करने को तैयार हैं। देखिए, पीएम केयर्स में CSR का पैसा पूंजीपतियों द्वारा, बड़े कल कारखाने वालों द्वारा दिया जा रहा है। उसका कितना फंड में भी तक कितना मिला, कोई सूचना नहीं है। उसको पारदर्शी होना चाहिए था, बनाया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और कहाँ खर्च हो रहा है वो भी पता नहीं। तो पहले तो भाजपा के साथी लोग ये बताएं कि पीएम केयर्स फंड में कितनी राशि मिली है, कहां से कितनी राशि। रजौली थाना क्षेत्र के सवैया ठांड पंचायत अंतर्गत सिमरातरी जंगल में चल रहे अवैध अभ्रक माफियाओं की गतिविधियों के खिलाफ एसटीएफ शशि भूषण प्रसाद और एएसपी अभियान कुमार आलोक के संयुक्त नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जिसमें कारोबारियों और महिलाओं ने सामने से हमला बोलकर जेसीबी मशीन को छुड़ा लिया। कार्रवाई करने गई टीम मूक दर्शक बनी रही, जबकि वन विभाग के वन रक्षी और केयर टेकर समेत एसटीएफ के जवान भी घटनास्थल पर मौजूद थे। बताते चले कि अभ्रक माफियाओं के आतंक को रोकने के लिए टीम गठित कर मुहिम के तहत लगातार कड़ी कार्रवाई की जाती रही है। इसके बाद भी लगातार माफियाओं की सक्रियता के मामले बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में सवैया ठांड के 12 टांड गांव सिमरातारी में एक मामला सामने आया, जहां अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गए अधिकारियों की टीम समेत रेंजर और वन रक्षकों पर माफियाओं और औरतों ने पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे हमले में वन कर्मी चोटिल हुए। बाकी सभी मौके से जान बचाते हुए वहां से निकल गए।
रेंजर विवेकानंद स्वामी ने माफियाओं पर मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। और ये तस्वीर हम आपको रजौली की दिखा रहे हैं, जहां पर सिमरा तरी जंगल में अवैध अभ्रक माफियाओं की गतिविधि चल रही थी। लेकिन इस बीच जब वहां पर एसटीएफ की पूरी टीम पहुंचती है, एएसपी पहुंचते हैं, तो उन पर महिलाओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस मौके पर उनके साथ कई और लोग भी मौजूद रहे जो इस टीम पर पथराव करते हुए दिखे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए।